हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्यंस और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जिस स्थान पर इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, करीब करीब उसी स्थान पर आर्यंस आकर रहने लगते हैं और वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का इतिहास है। आर्यंस ने संस्कृत भाषा में वेद एवं कई और रिलीजियस टेक्स्ट्स की रचना इस समय काल में की। वैदिक सिविलाइजेशन इन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट्स पर बेस्ड है। यह सिविलाइजेशन इतिहासकारों द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज को अर्ली वैदिक एज भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक एज 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। ऋग्वैदिक एज में आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की और ऋग्वैदिक एज संपूर्णतः ऋग्वेद पर बेस्ड है। लेटर वैदिक एज में 3 और वेद एवं कई और रिलीजियस टेक्स्ट्स जैसे कि ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद्स की रचना हुई। सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्यंस कौन थे और कहाँ से आए थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है नोबल। बेसिकली इसका मतलब है उच्च वर्ग का, लेकिन आर्यन एक लिंग्विस्टिक टर्म है। आर्यंस उन लोगों को डिनोट करने के लिए कहा जाता है जो प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोला करते थे। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है क्या। आर्यंस ने वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ये संस्कृत विश्व के कई और लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि से मिलती जुलती है। लिंग्विस्ट्स का मानना है कि ये लैंग्वेजेस एक विशेष लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस लैंग्वेज फैमिली को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली कहा जाता है। प्रत्येक लैंग्वेज फैमिली की तरह इस लैंग्वेज फैमिली की भी एक कोर लैंग्वेज है, जिससे इस लैंग्वेज फैमिली के दूसरे भाषाओं का जन्म होता है। इस कोर लैंग्वेज को प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस विश्व के अलग अलग जगहों में माइग्रेट होने से पहले अपने ओरिजिनल होमलैंड में इस प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे। ये प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आज विश्व में कहीं भी बोली नहीं जाती है। इस तरह संस्कृत और विश्व के कई और भाषाओं के गहन अध्ययन से यह तो पता चल गया कि अलग अलग जगहों के आर्यंस किसी एक कॉमन होमलैंड में रहा करते थे। लेकिन ये कॉमन होमलैंड कहाँ है, इस बारे में हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरीज देते हैं। जैसे कि मैक्स म्यूलर का कहना है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्यंस का ओरिजिनल होम आर्कटिक रीजन में था। और भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन इन सारे थ्योरीज में सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है कुर्गान हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले आर्यंस ब्लैक सी के नॉर्थ में स्थित स्टेपी ग्रासलैंड्स में रहा करते थे और यहीं से यूरोप और एशिया के अलग अलग जगहों पर माइग्रेट होकर गए। अलग अलग स्थान पर माइग्रेट होने के बाद इस प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में लंबे समय काल के दौरान परिवर्तन होते रहे और अलग अलग स्थान पर अलग अलग लैंग्वेजेस का जन्म होता रहा। जैसे कि यूरोप में जर्मन, इंग्लिश, डेनिश, इटालियन और एशिया में पर्शियन और संस्कृत जैसी भाषाओं का जन्म हुआ। इंडिया की तरफ आने वाले आर्यंस सबसे पहले आज के ईरान वाले एरिया में आकर सेटल हुए थे। इन्हें इंडो यूरेनियंस कहकर पुकारा गया। इसके बाद यहाँ से कुछ आर्यंस ने खाइबर पास से हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया और इंडस एवं इंडस के ट्राइब्यूटरी रिवर्स के पास रहने लगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट होने वाले आर्यंस को इंडो आर्यंस कहकर पुकारा गया। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आगे जानने से पहले वैदिक लिटरेचर्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं वैदिक लिटरेचर्स से वैदिक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। वैदिक लिटरेचर में वेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद्स इंक्लूडेड हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वेद। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है नॉलेज। वेद कई रिलीजियस टेक्स्ट्स का कलेक्शन है जिसे वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था। रिटन फॉर्म में कंपाइल होने से पहले
इन्हें वर्बली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन किया जाता रहा था। यही कारण है कि इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कोई भी वेद एक अकेला बुक नहीं है। प्रत्येक वेद कई बुक्स का कलेक्शन है। हर एक वेद को 4 मेजर टेक्स्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: वेद संहिता, ब्राह्मणास, आरण्यका और उपनिषद। वेद संहिता में मंत्र लिखे हुए हैं। ब्राह्मणास में संहिता में लिखे मंत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्रीज लिखी हुई हैं। आरण्यकास में सन्यासियों के लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा गया है। सन्यासी कैसे रिचुअल्स करते थे उनके बारे में लिखा गया है। और उपनिषद्स में फिलोसॉफिकल बातें लिखी हुई है जो राइट बिलीफ और राइट नॉलेज के बारे में है। उपनिषद्स में आत्मन और ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल्स में समझाया गया है। वेद, ब्राह्मण और आरण्यकास रिचुअल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उपनिषद्स आत्मज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उपनिषद्स को वेदों का अंतिम पार्ट माना जाता है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ब्राह्मणा टोटल 18 हैं। हर एक ब्राह्मणा किसी वेद से एसोसिएटेड है। इन सारे ब्राह्मणास में शतपथ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। आरण्यकास शब्द अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वन या जंगल। अरण्यकास को फॉरेस्ट बुक्स माना गया है। अरण्यकास में लिखे गए रिचुअल्स जनरली फॉरेस्ट्स में संपन्न किए जाते थे। चारों वेदों के कंटेंट के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में अलग अलग देवी और देवताओं को समर्पित हिम्स हैं। ऋग्वेद सभी वेदों में से सबसे पुराना है। सामवेद म्यूजिकल चैंट्स का कलेक्शन है। यजुर्वेद में अलग अलग टाइप के रिचुअल्स के बारे में लिखा गया है और अथर्ववेद में अलग अलग चांस और स्पेल्स के बारे में लिखा गया है। ऐसा माना गया है कि अथर्ववेद में नॉन आर्यंस के बिलीव्स के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 हिम्स हैं। 10 मंडल का मतलब है 10 पार्ट्स। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इस श्लोक में 4 वर्णों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। शूद्र वर्ड का सबसे पहला मेंशन इसी मंडल में किया गया था। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है और ये मंत्र सावित्री नामक देवी को समर्पित है। ऋग्वेद के 7th मंडल में 10 राजन युद्ध के बारे में लिखा गया है, जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहा जाता है। बैटल ऑफ 10 किंग्स परुस्नी रिवर, जिसे आज रावी रिवर कहा जाता है, के किनारे लड़ा गया था। ये युद्ध राजा सुदास और 10 और ट्राइब्स के कॉन्फेडरेसी के बीच हुआ था। राजा सुदास भरत ट्राइब के त्रित्सु फैमिली को बिलोंग करते थे और उनके अगेंस्ट खड़े 10 ट्राइब्स में से 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस थे। इस युद्ध में भरता ट्राइब की विजय होती है। यजुर्वेद में अलग अलग रिचुअल्स का वर्णन है। यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। पहली बार राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। राजसूय यज्ञ ऐसा यज्ञ था जिससे राजा को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को दौड़ाया जाता था और घोड़ा जिस जिस स्थान पर जाता था उस स्थान पर यज्ञ करने वाले राजा का एकाधिपत्य हो जाता था। वाजपेयी यज्ञ में रथों का रेस होता था जिसमें रॉयल चैरियट भी पार्टिसिपेट करती थी और उसे जिताया जाता था। कई ब्राह्मणास के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद संहिता से रिलेटेड 2 ब्राह्मणास हैं, अत्रेय ब्राह्मण और कौशिटका ब्राह्मण। कौशिटकी ब्राह्मण को सांख्ययाना ब्राह्मण भी कहा जाता है। अत्रेय ब्राह्मण में इंडिया के 5 डिविजन्स के बारे में मेंशन किया गया है। ये 5 डिविजन्स हैं प्राकी, दक्षिणा, प्रतीकी, उदिकी और मध्यमा। शतपथ ब्राह्मण सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण है और ये शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। कई इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ज्वाला उपनिषद्स में सबसे पहली बार 4 आश्रमों के बारे में मेंशन किया गया था। ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में किया गया था।
कथा उपनिषद में यम और नचिकेता की स्टोरी है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक एज में आर्यंस सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। सप्त सिंधुआ के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। सप्त सिंधुआ 7 रिवर्स को डिनोट करता है: इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। सप्त सिंधु रीजन इंडस और सरस्वती के बीच का पार्ट है। सरस्वती रिवर का वर्णन ऋग्वेद में है, लेकिन आज ये रिवर फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ऋग्वेद के नदी सूक्त से पता चलता है कि सरस्वती यमुना और सतलज के बीच बहती थी। ऋग्वेद में कई नदियों का वर्णन है। गंगा का और यमुना का भी वर्णन है, लेकिन गंगा का केवल 1 बार और यमुना का 2 बार वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक आर्यंस इंडस रीजन में ही रहते थे। अब पढ़ते हैं कि ऋग्वैदिक एज में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। ऋग्वैदिक आर्यंस पास्टोरल नेचर के थे, इसलिए ट्राइबल किंगडम होती थी, लेकिन ये किंगडम किसी जियोग्राफिकल एरिया को डिनोट नहीं करती थी, बल्कि इंटायर ट्राइब को डिनोट करती थी। लोग फैमिलीज बनाकर रहते थे। फैमिली को कुल कहा जाता था। कुल ट्राइबल किंगडम के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट था। फैमिली के एल्डेस्ट मेल मेंबर को गृहपति कहा जाता था। बहुत सारे कुल एक साथ मिलकर ग्राम कहे जाते थे। हर एक ग्राम में एक ग्रामिणी होता था जो पूरे ग्राम की देखभाल करता था। कई सारे ग्राम मिलकर विष या विषु का निर्माण करते थे। विषु को विषयपति संचालित करते थे और कई सारे विषु एक साथ मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। ये जन पूरे ट्राइब को कहा जाता था। जन इस ट्राइबल किंगडम का हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट होता था, जिसके लीडर को राजन कहा जाता था। राजन का मुख्य कार्य अपने ट्राइब की और ट्राइब्स के कैटल की रक्षा करना था। इस कार्य में राजन की सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी और ट्राइबल असेंबलीज होते थे। पुरोहित रिलीजियस मैटर्स में राजन को सलाह देते थे। सेनानी कमांडर इन चीफ होता था। इस ट्राइबल किंगडम की कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। ट्राइबल असेंबलीज 4 प्रकार के थे। सभा, जो एल्डर पर्सन से मिलकर बनी थी। समिति, जिसमें पूरे ट्राइब्स के लोग शामिल थे। विधाता, ये असेंबली मिलिट्री, इकोनॉमी, सोशल और रिलीजियस मैटर्स पर डिसीजन लेती थी। और गण, जो उन लोगों से बनी थी जो युद्ध में शामिल होते थे। किंगडम मोनार्कियल थी, लेकिन ये असेंबलीज राजन पर काफी नियंत्रण रखते थे। उत्तराधिकार ट्रेडिशनली हेरिडिटरी था, लेकिन हेरिडिटरी सक्सेशन मैंडेटरी नहीं था। अयोग्य उत्तराधिकारी को राजन नहीं बनाया जाता था। ऋग्वेद में कई ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है। इनमें से 5 काफी इंपॉर्टेंट हैं: तुर्वाशा, यदु, पुरु, मत्स्य और भरत। अब ऋग्वैदिक एज के सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद से ही उस टाइम की सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। ऋग्वेद के 10th मंडल में 4 सोशल क्लास का वर्णन किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक एज में वर्ण सिस्टम तो था, लेकिन ये प्रोफेशंस पर बेस्ड थे। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्रोफेशन को चेंज करके दूसरे सोशल क्लास में जा सकता था। वुमेन एजुकेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ऋग्वेद में ब्रह्मवादिन्स का उल्लेख है। ब्रह्मवादिन्स एजुकेटेड वुमेन होती थी। लोपामुद्रा, अपाला और घोष ब्रह्मवादिन्स थे। चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा सोसाइटी में नहीं थी। लोग कॉटन, वूल्स और डियर स्किन से बने कपड़े पहनते थे। मेल और फीमेल दोनों ज्वेलरीज पहनते थे। कॉमन लोगों में मोनोगामी प्रचलित थी, यानी कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन रॉयल फैमिलीज में पोलीगैमी अलाउड थी। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के लोग ऋग्वैदिक एज में हुआ करते थे। अब ऋग्वैदिक एज के इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक एज में लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन था। लोग एग्रीकल्चर जानते थे, लेकिन इस समय काल में
आर्यंस एक जगह पर सेटल होना पसंद नहीं करते थे, इसलिए एग्रीकल्चर कम होती थी। एग्रीकल्चर ऋग्वेदिक एज की सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। आयरन की खोज अभी भी नहीं हुई थी। ऋग्वेद में आयरन का कहीं भी उल्लेख नहीं है। टैक्सेशन सिस्टम नहीं होती थी। बलि और बूटी जन के मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे। बलि प्रीस्टली रिचुअल्स में जजमान के द्वारा अपनी इच्छा से समर्पित की गई वस्तुओं को कहा जाता था। युद्ध के बाद पराजित ट्राइब से जो भी प्राप्त होता था उसे बूटी कहा जाता था। जरूरत पड़ने पर बार्टर सिस्टम यूज होता था, लेकिन बाद में निशका नाम के गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाने लगा था। गाय को संभवतः समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कई ऋग्वेदिक टर्म्स गाय से संबंधित हैं, जैसे कि गोपति। गोपति राजा को ही कहा जाता था क्योंकि राजा ट्राइब्स के सारे गायों का रक्षक था। गविष्टि, जिसका मतलब है गाय की खोज में होने वाला युद्ध। अब ऋग्वेदिक एज के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जानते हैं। ऋग्वेदिक एज में लोग नेचुरल फोर्सेस को देवताओं का नाम देकर पूजा करते थे, जैसे कि इंद्र जो कि थंडर और रेन गॉड हैं, अग्नि जो फायर गॉड हैं, सूर्य जिन्हें गॉड ऑफ लाइट कहा जाता है, वायु गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी गॉड ऑफ अर्थ, वरुण गॉड ऑफ वाटर, सावित्री गॉडेस ऑफ लाइट। इन सारे देवताओं में इंद्र सबसे प्रोमिनेंट देवता थे। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहकर पुकारा गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, यानी किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद के अधिकांश हिम्स इंद्र को डेडिकेटेड हैं। इन हिम्स में इंद्र की महिमा और शक्तियों का वर्णन किया गया है। इंद्र के बाद सेकेंड प्रोमिनेंट देवता आते हैं अग्नि। कई फीमेल गॉड्स का भी वर्णन है, जैसे कि सावित्री, उषा, अदिति और इला। मेल गॉड्स ज्यादा हैं क्योंकि सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र सावित्री को डेडिकेट किया गया है। विष्णु का भी वर्णन है, लेकिन विष्णु ऋग्वेद में माइनर गॉड हैं। ऋग्वेदिक एज में टेम्पल और आइडल्स नहीं होते थे। जनरली ओपन एरियाज में यज्ञ किए जाते थे।